स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 9th के नेक्स्ट पोर्शन पर चलेंगे और हमने कल 4th पॉइंट तक डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग 5th पॉइंट से चलेंगे और यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी होगा टॉपिक और क्रोमेटोग्राफी के बारे में समझेंगे कि क्रोमेटोग्राफी से हम लोग सेपरेशन कैसे करते हैं, किसी भी मिश्रण का या किसी भी लेवल का कैसे टेस्ट करते हैं। तो इसमें टेस्ट भी सीखेंगे और पृथक्करण करने की विधियों का भी अध्ययन करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। व्हाट इज़ अ क्रोमेटोग्राफी? मूल सिद्धांत क्या है? किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक, अब देखिए एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक्सप्लेन करने लायक है। आप लोग अगर ढंग से इसको पढ़ लेंगे तो ये पीपीटी तुरंत आप लोग को तैयार हो जाएगी। किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं, यानी कि रंगीन यौगिक या रंजित कणों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। वैसे इसके लिए सनलाइट की अवेलेबिलिटी आवश्यक है और सनलाइट की प्रेजेंस में यह किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी पेपर आते हैं। तो आइए हम लोग ये सब चीज़ें जानेंगे। किसी सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से जब पानी या किसी भी विलयन के कण ऊपर की ओर दो, इसमें कह रहा है कि एक फिल्टर पेपर की सहायता लेंगे और उसमें पानी के कण फिल्टर पेपर की सहायता लें या किसी कॉटन लेबल को भी लिया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। आइए आगे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अलग अलग रंग के साथ जाते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं। जब अलग अलग टाइप का कंपोजिशन होगा तो दोनों क्रोमेटोग्राफी पेपर से अलग कर लिए जाएंगे, क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति से सोख लिए जाते हैं। तो दोनों रंगों को क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। किसके द्वारा? क्रोमेटोग्राफी पेपर के द्वारा। तो आइए हम लोग थोड़ा सा ये डायग्राम देखें और इसके बारे में भी समझेंगे। ये कागज़ की पट्टी टाइप का है और स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, जिसे हम लोग फिल्टर पेपर कहते हैं, और लाइन बाई ड्रॉन पेंसिल। इस फिल्टर पेपर पे हम लोग क्या करेंगे, एक नीचे से थोड़े साइड पर होते हुए एक लाइन बनाएंगे और बीच में पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे राउंड शेप। उसके बाद इस पर क्या करना है, स्याही का स्पॉट लगाना है, इंक का स्पॉट यहाँ पे देना है। और ये ओवरऑल है, इसमें कांच की छड़ लगी हुई है ऊपर के साइड में और ये पेपर स्लिप बीच में रखी हुई है। जार है कांच का, स्टीयर ऑफ फिल्टर पेपर है रखा हुआ, स्याही का निशान जो हमने लगाया था वो है, और वाटर है नीचे इस जार में भरा हुआ। तो आइए देखते हैं क्या कुछ परिवर्तन यहाँ पे देखने को हम लोग को मिल रहा है। काली स्याही में उपस्थित रंजकों को क्रोमेटोग्राफी द्वारा पृथक करना। तो काली स्याही से हम लोग क्रोमेटोग्राफी को पृथक करेंगे। पृथक्करण करने की विधि इसमें दिखाई गई है। अब इसका अनुप्रयोग क्या है, आप लोग एप्लीकेशन जान लीजिए। एप्लीकेशन क्या होता है? तो एप्लीकेशन से पहले सबसे पहले हम इसको आपको कंफर्म कर दें कि क्रोमेटोग्राफी का मूल सिद्धांत क्या है। कई रंगों के प्रकाशिक किरणों को अलग करने के लिए ही इसका यूज़ किया जाता है। तो ये जो ऊपर लाइन दी हुई है यही मेन लाइन है। किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक करने के लिए जो टेक्निक अपनाई जाती है उसे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक कहा जाता है। और इसका डायग्राम भी आप लोग को दिखा दिया गया है। ये डायग्राम है और क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा अलग करने की टेक्निक होगी और स्याही का कलर ये भी पृथक कर लिया जाएगा। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है तो एप्लीकेशन में हम लोग समझेंगे। और एप्लीकेशन में दिखाया गया है रंग डाई को पृथक करने के लिए, यानी कि अलग अलग रंगों को अलग करने के लिए भी हम लोग क्रोमेटोग्राफी का टेस्ट करते हैं। तो रंग डाई को पृथक करने के लिए, क्लोरोफिल से पिगमेंट को पृथक करने के लिए, क्लोरोफिल जो कि हरी पत्तियों में पाया जाता है उसके पिगमेंट को अलग करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी टेस्ट किए जा सकते हैं। खून से ड्रग को पृथक करने में, डोपिंग कंडीशन, यानी कि कोई खिलाड़ी यदि डोपिंग का शिकार होता है, ड्रग का सेवन करता है, तो उसे पता लगाने के लिए भी ये टेस्ट किया जा सकता है। क्या आप सोच सकते हैं कि जब किसी खिलाड़ी का डोपिंग टेस्ट होता है तो खून का क्या करते हैं? आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो इसके लिए भी वीडियो सेंड किया जाएगा। और कुछ आधार मैं यही बता देता हूँ कि यदि कोई खिलाड़ी कोई भी नशीला पदार्थ या मादक पदार्थ सेवन करता है
तो उसके ब्लड में उसके लेवल जो होते हैं वो हाई हो जाते हैं, और लेवल हाई हो जाने के चलते ही वह डोपिंग का शिकार होता है और क्रोमेटोग्राफी टेस्ट से वह डोपिंग कंडीशन में घोषित हो जाएगा। और ऐसी दशा में क्रोमेटोग्राफी टेस्ट के द्वारा ही यह पता कर लिया जाता है कि इसने किसी मादक पदार्थों का सेवन किया है। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं, डिस्टिलेशन आसवन विधि है। यह भी एक अच्छी विधि है और बहुत इम्पॉर्टेंट है 9th के लिए। तो यहाँ भी हम लोग आसवन फ्लास्क देख रहे हैं। आसवन फ्लास्क से सेपरेशन कराते हैं। इसमें ट्राईपॉड स्टैंड है, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूं। ये ट्राईपॉड स्टैंड हो गया, ये वाला पोजीशन, और स्प्रिट लैंप है इसमें, और ये डिस्टिलेशन फ्लास्क हो गया। पासिंग ट्यूब है जिसमें वाटर आउटलेट जल निकास की व्यवस्था होती है, क्लैंप लगा हुआ होता है, वाटर कंडेंसर लगा होता है, जल संघनन इसे कहते हैं इस पूरे संयोजन को, और कोल्ड वाटर इंटर करने का भी स्थान होता है। तो इस टाइप से यह पूरा संयोजन ये है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 2 घुलनशील द्रव्यों की आसवन की विधि इससे डिसाइड की जाती है। तो आइए देखते हैं आसवन विधि का मूल सिद्धांत क्या है। 2 संघटकों कंपोनेंट होना चाहिए, यन रहना चाहिए मिस। 2 संघटकों कंपोनेंट के बीच एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है, यानी कि एक का क्वथनांक दूसरे से कम रहेगा। यह विधि 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक मूल सिद्धांत हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए जिस मेथड को अपनाते हैं वह आसवन विधि है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि 2 संघटकों यानी कि 2 कंपोनेंट हों, उनमें से एक का क्वथनांक दूसरे से कम हो, यह भी पता किया जा सकता है। उदाहरण, जब पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म किया जाता है, और पानी और एसीटोन का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ कि एसीटोन का फॉर्मूला जो है वो डाइमेथिल कीटोन भी कहा जाता है, और उसका फॉर्मूला CS3COCH3 होता है, और इसे डाइमेथिल कीटोन कहते हैं। IUPAC नेम अगर इसका आप लोग जानना चाहेंगे तो 1 2 3 है, हो जाएगा प्रोपेनोल। तो ये है, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग उदाहरण में, जब पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म किया जाता है, क्योंकि एसीटोन का क्वथनांक कम होता है, तो एसीटोन का क्वथनांक पानी से कम है। यह गर्म होकर वाष्पित रूप से ट्यूब में चला जाता है, जहाँ पर फिर द्रव बन जाता है। तो वाष्पित होकर ट्यूब में जाएगा और फिर द्रव के रूप में बन जाएगा। इस प्रकार एसीटोन बीकर में एकत्र हो जाते हैं, जबकि पानी फ्लास्क में रह जाता है, और एसीटोन का जो लेवल होगा वो बीकर में चला जाएगा और पानी जो होंगे वो फ्लास्क में ही बचे रह जाएंगे। तो पृथक्करण की यह विधि जो है, इसको हम लोग आसवन विधि या डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे नोट पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसको आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा समझते भी चलिएगा। अगर 2 संघटकों से ज़्यादा संघटक एक ही द्रव में उपस्थित होते हैं जिनका क्वथनांक भिन्न होता है, तब हम प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं। अगर 2 संघटन से ज़्यादा की कंडीशन है तो उसके लिए हम लोग प्रभाजी आसवन विधि का यूज़ करेंगे। 2 के लिए यह विधि उपयुक्त है ताकि सारे संघटक अलग अलग हो जाएं। उदाहरण, हवा तथा पेट्रोलियम आदि, यानी हवा पेट्रोलियम आदि के मिश्रण को भी अलग करने के लिए ये विधि अपनाई जा सकती है। यहाँ हम लोग देखेंगे पेट्रोलियम को पैराफिन मोम से पृथक किया जाता है। तेल, ल्यूब्रिकेंट, डीजल, कैरोसिन, पेट्रोल तथा पेट्रोल गैस को इस विधि द्वारा हम लोग पृथक करते हैं। तो यह आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा कि पेट्रोलियम को पैराफिन मोम में पृथक किया जाता है। तेल, ल्यूब्रिकेंट, डीजल, कैरोसिन, पेट्रोल गैस आदि का पृथक्करण इस विधि द्वारा किया जाता है। अब देख लीजिए, हवा से कैसे गैस प्राप्त कर सकते हैं, अपॉन है हवा को भी इस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो ये दोनों है, कैसे हवा से गैस बनाएंगे और कैसे हवा से इस विधि का उपयोग करेंगे। इसके लिए हम लोग कुछ फॉर्मूला लेवल यहाँ पे मेंशन किए हैं, आप लोग इसको समझ लीजिए और हम लोग अंडरलाइन भी कर देते हैं। वायु हवा की जो वैल्यू है वो दाब बढ़ाकर तथा वायु को संपीड़ित या ठंडा करके परिवर्तित की जा सकती है, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा है द्रवित वायु या द्रवीय वायु जिसे बोलते हैं।
द्रवीय वायु में प्रभाजी आसवन कालम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना, यानी कि प्रभाजी आसवन कालम में वायु को धीरे धीरे गर्म किया जाएगा जिससे विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण किया जा सके। तो ये सब पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा। बाकी मैंने नोट्स आप लोग को इसका प्रोवाइड करा दिया है, तो नोट्स भी आप लोग बनाए रहिएगा। और हम लोग आगे देखते हैं प्रभाजी आसवन विधि के अनुप्रयोग या विशेषताएं। इस विशेषताओं को भी आप लोग जान लीजिए। और पहला है साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा व संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं, यानी वाष्प को ठंडा या संघनित करने के लिए एक सतह चाहिए, यहाँ से मिल जाएगा। तेल को शुद्ध करने वाली मशीनों द्वारा क्रूड ऑयल अलग करने में भी इसका उपयोग होता है। कार्बनिक रस को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन, द्रव नाइट्रोजन, आर्गन को वायु से अलग करने के लिए भी हम लोग प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट है, आप लोग ये डायग्राम देख रहे हो और इस डायग्राम में प्रभाजी आसवन विधि का पूरा विवरण दिखाया हुआ है। तो यहाँ भी हम कुछ आप लोग को कुछ पॉइंट बता दें। यह जो है कोनिकल फ्लास्क है, प्योर लिक्विड कंपोनेंट के लिए होता है, और यह डिस्टिलेशन फ्लास्क है। बाकी बर्नर, स्पिरिट लैंप आप लोग जानते ही हो, और थर्मोमीटर इसमें सेटअप है, कॉर्क लगाया हुआ है। और इसके बाद ये पासिंग ट्यूब है, पासिंग ट्यूब कोनिकल फ्लास्क हो गया। और वाटर कंडेंसर है जिसे जल संघनन कहते हैं। वाटर आउटलेट, जल निकास के लिए इसमें एक व्यवस्था होती है। कोल्ड वाटर इन, यानी कि ठंडे पानी को अंदर ले जाने की भी व्यवस्था होती है। तो यह पूरा जो डायग्राम है ये प्रभाजी आसवन विधि का डायग्राम है, आप लोग इसे देख लीजिए। बस आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग बने रहिए। इसी पर हम एंड करते हैं इस टॉपिक को। आज हम लोगों ने आसवन विधि और प्रभाजी आसवन विधि दोनों को अच्छे से पढ़ा है और समझा है। थैंक यू।